नमस्ते। साल था 2019। दुनिया की आर्थिक रिपोर्टें पलटी जा रही थी, आंकड़ों की तालिकाएं देखी जा रही थी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक नाम बार बार चौंका रहा था, बांग्लादेश। वही बांग्लादेश जिसे दशकों तक भूखमरी, प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक माना जाता रहा। वही देश अचानक एशिया की उभरती आर्थिक कहानी बन चुका था। 2015 से 2019 के बीच उसकी औसत जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर रही। 2020 से पहले कुछ आकलनों में उसकी प्रति व्यक्ति आय भारत से आगे निकलती दिखाई देने लगी। रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट में वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। विदेशी निवेश बढ़ा, शहरों में मिडिल क्लास उभरा और पश्चिम मीडिया ने उसे डेवलपमेंट मिरेकल कहना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि यह कहानी इतनी जल्दी कैसे बदल गई। 2022 आते आते विदेशी मुद्रा भंडार गिरने लगा। 2023 में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। 2024 में राजनीतिक हिंसा और सत्ता संघर्ष ने देश को जला दिया और 2025 की दहलीज पर खड़ा बांग्लादेश आज आर्थिक और सामाजिक संकट के ऐसे दलदल में फंसा है जहां से निकलने का रास्ता साफ नहीं दिखता। क्या यह महज संयोग था या इसके पीछे वही पुराना खेल है जो दशकों से मुस्लिम देशों के साथ खेला जाता रहा है? दोस्तों, आज हम सिर्फ खबर नहीं, इतिहास का वो कड़वा सच खोलने जा रहे हैं जिसे दशकों से परत दर परत छुपाया गया। आज हम बताएंगे कि कैसे तरक्की की दहलीज पर खड़े कई इस्लामिक देश अचानक बर्बादी के गर्त में धकेल दिए गए, कैसे विकास की रफ्तार को युद्ध, कट्टरपंथ और आंतरिक अराजकता के जाल में फंसाया गया। यह खुलासा भावनाओं पर नहीं, साल दर साल के आंकड़ों, फैसलों और अंतर्राष्ट्रीय चालों पर आधारित है। आज का यह विश्लेषण बताएगा कि कौन डरता था इन देशों की ताकत से और क्यों उन्हें कभी एकजुट, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली नहीं बनने दिया गया। यह विश्लेषण उन जाहिलों को भी जरूर देखना चाहिए जो हु करके तहमद उछालते हैं। अब पीछे मुड़कर देखिए पाकिस्तान को। 1950 और 1960 के दशक में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भारत से तेज मानी जाती थी। 1960 में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय भारत से लगभग 20% अधिक थी। उसका रुपया मजबूत था, औद्योगिक विकास की दर ऊंची थी और पश्चिमी खेमे का वह चहेता देश था। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हर ताकतवर देश पाकिस्तान को एशिया में अपना रणनीतिक मोहरा मानता था। लेकिन 1971 आया, फिर 1980 का दशक, फिर 1990 का आर्थिक पतन और आज 2024-25 में पाकिस्तान की हालत यह है कि उसका विदेशी कर्ज 130 अरब डॉलर से ऊपर जा चुका है। मुद्रा डॉलर के सामने रिकॉर्ड निचले स्तर छू चुकी है। महंगाई 30% के आसपास घूम चुकी है और देश डिफॉल्ट शब्द के साइड में जी रहा है। सवाल यह है कि जिस देश को कभी पश्चिम का सबसे बड़ा सहयोगी कहा गया, वह आज भिखारी की कतार में क्यों खड़ा है? और फिर खाड़ी के देश। 1970 के दशक में जब तेल की कीमतें आसमान छूने लगी, सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया जैसे देशों के पास काले सोने का अथाह खजाना आ गया। 1973 के ऑयल शॉक ने दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी। पश्चिमी देश घुटनों पर आ गए और पहली बार ऐसा लगा कि मुस्लिम देश आर्थिक रूप से अमेरिका और यूरोप को चुनौती दे सकते हैं। पेट्रो डॉलर की ताकत से दुबई जैसे शहर रेगिस्तान से निकलकर चमकने लगी। रियाद और दोहा में गगनचुंबी इमारतें खड़ी होने लगी और अरब दुनिया को लगा कि अब उनका वक्त आ गया है। लेकिन ठीक उसी दौर में मध्य पूर्व युद्धों की आग में झोंक दिया गया। ईरान इराक युद्ध 1980 से 1988 तक चला। 8 साल में लाखों लोग मारे गए, अरबों डॉलर जल गए। इराक पर 1991 में हमला हुआ, फिर 2003 में उसे पूरी तरह तबाह कर दिया गया। लीबिया, सीरिया, यमन, हर जगह या तो गृह युद्ध या विदेशी हस्तक्षेप या दोनों। सवाल वही है, क्यों? यह कोई भावनात्मक आरोप नहीं है, यह आंकड़ों और इतिहास से निकला निष्कर्ष है। अमेरिका की वैश्विक रणनीति हमेशा एक बात पर टिकी रही है, कोई भी क्षेत्रीय ताकत इतनी मजबूत न हो कि वह अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सके, चाहे वह लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका हो या एशिया। लेकिन मुस्लिम देशों के साथ यह रणनीति और भी क्रूर रही, क्योंकि यहां सिर्फ संसाधन नहीं है, यहां एक वैचारिक शक्ति भी है जो अगर एकजुट हो जाए तो वैश्विक सत्ता संतुलन बदल सकती है।
इसलिए कभी तानाशाह को पालकर, कभी कट्टरपंथ को हवा देकर, कभी लोकतंत्र के नाम पर बम बरसाकर मुस्लिम देशों को लगातार अंदर से तोड़ा गया। बांग्लादेश के मामले में ही देख लीजिए, जब तक वह सिर्फ सस्ता शराब देने वाला पश्चिमी कंपनियों के लिए फैक्ट्री बनने वाला देश था, तब तक सब ठीक था। 2010 से 2019 तक उसकी गारमेंट इंडस्ट्री ने अमेरिकी और यूरोप के ब्रांड्स को अरबों डॉलर का मुनाफा दिया। लेकिन जैसे उसने बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और क्षेत्रीय राजनीति में अपनी स्वतंत्र आवाज बनानी शुरू की, वैसे ही उस पर दबाव बढ़ने लगे। मानवाधिकार, चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक अस्थिरता, हर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय हथियार बना दिया गया। विदेशी निवेश डगमगा गया, मुद्रा संकट आया और अंदरूनी राजनीति को इस कदर भड़काया गया कि देश खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा। पाकिस्तान की कहानी तो और भी साफ है। वहां दशकों तक सैन्य शासन को समर्थन मिला क्योंकि वह अमेरिकी रणनीति के लिए उपयोगी था, कभी सोवियत संघ के खिलाफ, कभी अफगानिस्तान के नाम पर। लेकिन इस समर्थन की कीमत क्या थी? समाज में कट्टरपंथ की जड़ें गहरी की गई, शिक्षा और उद्योग को नजरअंदाज किया गया और पूरा देश सुरक्षा राज्य बनकर रह गया। जब काम निकल गया तो वही पाकिस्तान बोझ बन गया। आज वह आतंकवाद, कर्ज और राजनीतिक अराजकता के चक्रों में फंसा है। खाड़ी देशों को भी यह भ्रम दिया गया कि तेल हमेशा उन्हें ताकतवर बनाए रखेगा, लेकिन तेल पर निर्भरता ही उनका सबसे बड़ा जाल बन गई। जैसे ही वैकल्पिक ऊर्जा और वैश्विक राजनीति बदली, उनके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया और इस बीच उन्हें आपसी द्वंद्व और क्षेत्रीय युद्धों में उलझाए रखा गया ताकि कभी वे एक साझा आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर ही न सके। यह सब सुनकर कुछ लोग कहेंगे कि यह मुस्लिम देशों की अपनी गलतियां हैं। हाँ, गलतियां हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन गलतियों को किसने बढ़ावा दिया, किसने उन्हें संस्थागत रूप दिया, किसने हर बार आग में घी डालने का काम किया। जब भी कोई मुस्लिम देश शिक्षा, विज्ञान और उद्योग की बात करता है, उसके सामने या तो प्रतिबंध खड़े कर दिए जाते हैं या उसे किसी न किसी युद्ध में उलझा दिया जाता है। और यहीं से भारत के लिए सबक निकलता है। भारत ने भी वही दौर देखा है जब उसे पिछड़ा, गरीब और अस्थिर बताकर दबाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने धीरे धीरे अपने लोकतंत्र, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को मजबूत किया। यही वजह है कि आज भारत को खुली चुनौती देने से पहले दुनिया 100 बार सोचती है। मुस्लिम देशों की त्रासदी यही रही कि वे या तो बाहरी ताकतों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते रहे या आपसी नफरत और कट्टरता में खुद को जलाते रहे। 9/11 के बाद की दुनिया ने एक नया नैरेटिव ओढ़ लिया। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का नारा इतना ताकतवर था कि उसके नीचे पूरी की पूरी मुस्लिम दुनिया को शक के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। यह सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं था, यह वैश्विक सत्ता संतुलन को दोबारा सेट करने का सुनियोजित अभियान था। 2001 के बाद जो हुआ वह इतिहास में सिर्फ युद्धों की सूची नहीं है, बल्कि यह उन देशों की योजनाबद्ध तबाही की कहानी है जो किसी दिन अमेरिका के वर्चस्व के लिए चुनौती बन सकते थे। अफगानिस्तान इसका पहला प्रयोगशाला बना। 2001 से 2021 तक पूरे 20 साल तक एक देश को युद्ध की आंख में झोंका गया। ट्रिलियन डॉलर खर्च हुए, लाखों लोग मारे गए, एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई। और नतीजा क्या निकला? वही तालिबान, वही अस्थिरता, वही गरीबी। फर्क सिर्फ इतना कि अब अफगानिस्तान की रीढ़ पूरी तरह टूट चुकी थी। इसके बाद बारी आई इराक की। 2003 में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बनाकर हमला किया गया। बाद में खुद पश्चिमी रिपोर्टों ने माना कि ऐसे हथियार थे ही नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सद्दाम हुसैन को हटाने के नाम पर इराक की पूरी राज्य व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। 2003 से 2011 के बीच इराक में लाखों लोग मारे गए, तेल उत्पादन गिरा, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक था, आज भी स्थिर सरकार और बुनियादी सुरक्षा के लिए तरस रहा है। सवाल यह नहीं है कि सद्दाम हुसैन सही था या गलत, सवाल यह है कि क्या इराक को एक मजबूत, आत्मनिर्भर मुस्लिम शक्ति बनने दिया गया। यही पैटर्न लीबिया में दिखा। 2011 में अरब स्प्रिंग के नाम पर लोकतंत्र का सपना दिखाया गया, मुअम्मर गद्दाफी को हटाया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लीबिया आज तक 2 हिस्सों में बटा हुआ है। हथियारबंद मिलिशिया राज कर रही है, मानव तस्करी और अराजकता चरम पर है।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि 2011 के बाद लीबिया की प्रति व्यक्ति आय आधे से भी कम हो गई। एक समय अफ्रीका का सबसे समृद्ध देश आज एक असफल राज्य का उदाहरण बन चुका है। सीरिया की कहानी और भी दर्दनाक है। 2011 से शुरू हुआ गृह युद्ध आज भी खत्म नहीं हुआ। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों शरणार्थी बने, एक पूरा देश खंडर में बदल गया। यहाँ भी वही खेल, आंतरिक असंतोष को भड़काना, अलग अलग गुटों को हथियार देना और फिर मानवीय हस्तक्षेप के नाम पर वैश्विक राजनीति खेलना। सीरिया की अर्थव्यवस्था 2010 के मुकाबले 2020 तक 60% से ज्यादा सिकुड़ चुकी थी। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह एक देश की रीढ़ तोड़ने की प्रक्रिया थी। अब कोई पूछे कि इसमें अमेरिका का सीधा फायदा क्या था? जवाब साफ है, ऊर्जा पर नियंत्रण, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और डॉलर आधारित वैश्विक व्यवस्था की सुरक्षा। जब भी कोई देश तेल या गैस के सौदों में डॉलर से हटकर सोचने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ माहौल बनना शुरू हो जाता है। इराक और लीबिया दोनों ने एक समय अपने संसाधनों के बदले वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों पर विचार किया था। उसके बाद जो हुआ वह संयोग नहीं था, और यह सब सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहा। आर्थिक प्रतिबंध एक और हथियार बने। ईरान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दशकों से प्रतिबंधों में जकड़ा ईरान फिर भी विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार उसकी अर्थव्यवस्था पर शिकंजा कस दिया गया। 2012 के बाद ईरान की मुद्रा रियाल बुरी तरह गिर गई, महंगाई आसमान पर पहुंच गई, आम जनता पिसती रही। सवाल यह है कि क्या यह सब परमाणु कार्यक्रम की वजह से था, या इसलिए कि ईरान एक स्वतंत्र क्षेत्रीय शक्ति बनने की क्षमता रखता था? इस बीच मुस्लिम देशों के भीतर कट्टरपंथ को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। जहां शिक्षा, रोजगार और उद्योग की जरूरत थी, वहां पहचान की राजनीति और धार्मिक उन्माद को हवा दी गई। नतीजा यह हुआ कि समाज अंदर से बढ़ता चला गया। जब देश आपस में लड़ते हैं तो उन्हें बाहर से तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही सबसे सस्ता और सबसे असरदार तरीका है। और अब वापस आइए बांग्लादेश पर। 2020 के बाद वैश्विक सप्लाई चेन बदली। पश्चिमी कंपनियों ने अपने हित देखे और बांग्लादेश जैसे देशों पर दबाव बढ़ा दिया। विदेशी मुद्रा भंडार घटा, कर्ज बढ़ा और अंदरूनी राजनीति में अस्थिरता पैदा हुई। जैसे ही संकट आया, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शर्तों की लंबी लिस्ट लेकर खड़ी हो गई। वही पुरानी कहानी, सुधारों के नाम पर संप्रभुता से समझौता। पाकिस्तान तो इस पूरे मॉडल का सबसे जिंदा उदाहरण है। एक ऐसा देश जिसे दशकों तक रणनीतिक जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया गया। जब तक जरूरत थी मदद मिली, जब जरूरत खत्म हुई तो उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया। आज पाकिस्तान की युवा आबादी बेरोजगारी से जूझ रही है, उद्योग ठप है और राजनीतिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। यह किसी एक सरकार की विफलता नहीं है, यह एक पूरी रणनीति का नतीजा है। यह सब बताते हुए एक बात साफ करना जरूरी है, यहाँ किसी धर्म को दोष नहीं दिया जा रहा, बल्कि उस वैश्विक खेल को उजागर किया जा रहा है जिसमें धर्म, कट्टरपंथ और आंतरिक कमजोरियों का इस्तेमाल मोहरों की तरह किया गया। और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने अपने हितों के लिए पूरी की पूरी सभ्यताओं को अस्थिर रखा। भारत के लिए यह सब सिर्फ पड़ोसियों की कहानी नहीं है, यह चेतावनी है। भारत को भी कई बार इसी रास्ते पर धकेलने की कोशिश की गई, कभी मानवाधिकार के नाम पर, कभी लोकतंत्र के नाम पर, कभी आंतरिक विभाजन को हवा देकर। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत ने अपनी संस्थाओं को मजबूत रखा, अपनी अर्थव्यवस्था को विविध बनाया और रणनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी। आज जब दुनिया फिर से बहुध्रुवीय हो रही है, जब नए शक्ति केंद्र उभर रहे हैं, तब यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है कि कौन किसे कमजोर रखकर अपना वर्चस्व बचाना चाहता है। मुस्लिम देशों की कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ संसाधन होना काफी नहीं है। आत्मनिर्भरता, एकता और दूरदर्शिता उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। यह मामला यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से असली सवाल जन्म लेता है। क्या आने वाले दशक में भी वही खेल दोहराया जाएगा, या देश इतिहास से सबक लेंगे? क्या वे कट्टरपंथ और आपसी द्वंद्व से बाहर निकलकर शिक्षा, विज्ञान और उद्योग की ओर बढ़ेंगे, या फिर हर कुछ साल बाद किसी नए युद्ध, किसी नए संकट और किसी नई तबाही की कहानी दुनिया के सामने आएगी? जवाब भविष्य देगा, लेकिन इतिहास एक बात साफ कह चुका है, जो अपनी ताकत दूसरों के हाथों सौंप देता है उसका अंजाम वही होता है जो हमने पिछले 50 सालों में मुस्लिम दुनिया का देखा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।